वेलकम टू अभ्युदय सिविल सर्विस। जैसा मैंने आपको कमिट किया था कि हम कुछ नए नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और उसी सीरीज़ में मैं एक नए प्रोग्राम को आपके सामने आज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जिसको हमने स्पेशली एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डिज़ाइन किया है, जिसे हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके चलाएंगे, है ना। जिसे त्वरित नाम दिया है हमने, इसको त्वरित के नाम से हम जानेंगे। त्वरित सीरीज़ हम चालू करने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें मैं आपको जब ये प्रोग्राम चालू कर रहा हूं मैं, तो मेरा हमेशा से ये मानना है, मैं जब भी कोई प्रोग्राम चालू करता हूं तो उसके पीछे का एक साइंटिफिक मेरा मोटिव क्या है, उस वो मोटिव कैसे आपको हेल्प करेगा, मैं उसको बताने की कोशिश करता हूं, है ना। ताकि आप मेरी जो प्रोग्राम चला रहा हूं मैं, उससे आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, उसको समझ पाओ। तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्रोग्राम आपके काम का है या नहीं, है ना। तो जैसे हम प्रीलिम्स का प्रोग्राम चला रहे हैं, तो प्रीलिम्स का प्रोग्राम हम जब चला रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम प्रीलिम्स के पेपर को पहले ठीक से एनालिसिस करें। और प्रीलिम्स के पेपर को एनालिसिस करें किस बेस पे? सिलेबस के बेस पे। और जो कि मैं हमेशा से कहता हूं आपसे कि सिलेबस हर एग्जाम में सक्सेस की होती है। तो अगर आपको एमपीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपको एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और उसी कमांड होने के कंटेक्स्ट में हमने इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया है, जिसमें हम सिलेबस के एक एक बिंदु को आपको त्वरित तरीके से, जिसका नाम, सीरीज का नाम है त्वरित, बहुत ही त्वरित, बहुत फास्ट तरीके से आपके साथ चीजें कवर करेंगे। और चीजें वही होंगी जो एग्जाम में नेसेसरी है और जो एग्जाम में आती है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसे बेसिक और फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। लेकिन कोचिंग मटेरियल देखेंगे आप, या किसी मार्केट में जो उपलब्ध बुक है किसी यूनिट की, उनको जब देखेंगे तो आपको बहुत बहुत ज्यादा मटेरियल पढ़ने को मिलता है। लेकिन जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो पाएंगे कि क्वेश्चन जो है पहली दूसरी लेयर से बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। मुश्किल से 10% क्वेश्चन है जो बहुत टफ कैटेगरी के हैं। तो देखिए, वो बहुत टफ क्वेश्चन ना आपका सिलेक्शन करवा पाते हैं, ना बहुत रोक पाते हैं। इसलिए हमारी जो अप्रोच होगी, जिस तरीके से हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करेंगे, तो हम, जैसे मैंने एक यूनिट 6 जैसे प्रीलिम्स का मैं आपको कवर कर रहा हूं, उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है, G20, शार्क और आसियान। तो G20, शार्क और आसियान से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एमपीपीएससी में, या एमपीपीएससी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पहले क्या क्वेश्चन बनाते हुए आया है, उस अप्रोच को ध्यान में रख के हम पढ़ेंगे, ताकि आपके ऊपर पढ़ने का बहुत बर्डन ना पड़े। मुझे लगता है जैसे शार्क ऑर्गेनाइजेशन है, जब शार्क ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट करूंगा तब मुश्किल से 5 से 6 लाइनें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है शार्क की, है ना। 5 से 6 चीजें आपको याद रखनी है शार्क ऑर्गेनाइजेशन में, 5 से 6 चीजें आपको आसियान में याद रखनी है, और 5 से 6 ही चीजें आपको G20 में याद रखनी है। बट कोचिंग में कितना आप जानते हैं कि कितना ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब 2-2 3-3 पेज एक ऑर्गेनाइजेशन पे दिए हैं ना, वो आपके काम की है, ना वो एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। इसलिए मैं आपका जो लोड है, जो आपके ऊपर मटेरियल की बम्बार्डिंग होती है, उसको मैं बहुत कम करने के लिए आया हूं। और मैं आपको सफल होने में, जो आपकी जो सफलता है, जो हर्डल्स आते हैं आपकी सफलता में, उनको कम करने के लिए मैं आया हूं। और एक मेरा एफर्ट है, और मुझे लग रहा है ये बहुत पॉजिटिव एफर्ट होगा। इस तरीके का एफर्ट पीएससी में अभी फिलहाल कोई करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जो सबसे नेसेसरी है और जो सबसे नीडी है, उसे मार्केट ने कैसे छोड़ के रखा था, ये बहुत सोचने वाली बात है ना। तो आज मैं जो है आपका लेटेस्ट एमपीपीएससी का जो पेपर हुआ है, और कल ही उसका कट ऑफ भी रिलीज हो चुका है, आपको पता है जैसा कि जनरल का शायद 80 मार्क्स का कट ऑफ गया है, ईडब्ल्यूएस का 77 क्वेश्चन का, और ओबीसी का 78 क्वेश्चन गया है। जनरल की हम बात कर रहे हैं, है ना। बाकी आपने डिटेल में देख लिया होगा कैसा क्या है ना। मैंने अभी उसको फॉलो नहीं किया उस तरीके से। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रीलिम्स के पेपर 2024 का जो पेपर है हमारा, उसी को बेस बना के, क्योंकि हम उसी की तैयारी करने जा रहे हैं 2025 की, तो यही वाला सिलेबस हमें पढ़ना है। तो इसी को बेस बना के आज मैं आपको प्रीलिम्स के पेपर को दिखा के ये बताऊंगा कि प्रीलिम्स की तैयारी करनी कैसे है। हमारा एजेंडा है कि प्रीलिम्स की तैयारी करें कैसे, है ना। जब हम सीरीज चला रहे हैं, सीरीज का नाम है त्वरित सीरीज, जो प्रीलिम्स बेस्ड है, 2025 को टारगेट करेंगे हम। और इस प्रोग्राम में जैसे यहां मेंशन है, एमपीपीएससी त्वरित सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2025, है ना। ठीक है, इसमें हम आज जो है, मैं 2024 प्रीलिम्स के पेपर के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से एमपीपीएससी ने बहुत सतही और बहुत साधारण से सवाल पूछे हैं। कम से कम 60% सवाल तो ऐसे हैं जो बिल्कुल पहली लेयर से और सीधे सीधे सवाल है ना। जिस व्यक्ति ने सिलेबस को ठीक से पढ़ रखा था, जिस व्यक्ति ने सिलेबस के सारे डायमेंशन को कवर करके रखा था, उसने बहुत आसानी से इस पेपर को सॉल्व कर लिया होगा।
और मुझे नहीं लगता कि उसको 80 नंबर लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई होगी। फिर वही बात है कि आपने किस अप्रोच से, किस किताब से, किस तरीके से पढ़ाई की है, वो बहुत मैटर की है ना, मैटर करती है। पढ़ने के लिए इतना कुछ होता नहीं है जितना आपके ऊपर थोप दिया जाता है, और ये मैं आपको भी प्रूफ करके दिखाता हूं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, है ना। अभी हम पेपर देखते हैं और सिलेबस का इंपॉर्टेंस भी मैं आपको अभी इस डिस्कशन में अभी मैं दिखाई देता हूं। तो मैं डायरेक्ट जंप करता हूं एमपीपीएससी के 2024 के सिलेबस पे। ये लेक्चर ना केवल स्टूडेंट के लिए जरूरी है, बल्कि ये मार्केट में जो टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, उनके लिए भी उतना ही जरूरी है, ताकि वो बच्चे सही दिशा में तैयारी कर पाए, इस बात को समझ पाए, है ना। बच्चों के ऊपर जो एक्स्ट्रा बम्बार्डिंग हो रही है मटेरियल की, उससे बचा जा सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे टीचर से कि कम से कम आप अपनी पढ़ने पढ़ाने की अप्रोच को बदलिए, ताकि बच्चे थोड़ा तैयारी में सहज हो सके, है ना। अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी मत परोसिए बच्चों को, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं हमारे पेपर पे। मेरे पास एमपीपीएससी 2024 का पेपर है और मैंने ये डाउनलोड किया है, मुझे सेट बी मिला है, ठीक है, सेट बी मिला है। और मुझे लग रहा है विजिबिलिटी ठीक है वैसे अभी, है ना। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, सेट बी मिला है। पहला पहला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करने आया हूं, है ना। मैं आंसर बताते जाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, मुझे आता है, मैं आंसर बताते जाऊंगा। लेकिन मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एमिटेशन गेम किसका मूल नाम है। एमिटेशन गेम किसका मूल नाम है, ये वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ट्विटर के संस्थापक कौन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है। चौथा क्वेश्चन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है। पांचवा क्वेश्चन है क्यूरेंटली क्या है, क्यूरेंटली है क्या है इनमें से, ठीक है। छठा क्वेश्चन है जैसे क्या है, फिल इन द ब्लैंक से हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है और जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी को प्रकट करने के लिए कहता है ना। एक स्टेटमेंट दिया है और ये पूछ रहा है कि ये क्या है, ये 6th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन देखिए, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों को जोड़ती है, कौन सी है, लिंक्डइन है, आप जानते हैं। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछ रहा है, वर्ल्ड वाइड कस्टोडियन, सभी को पता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा क्या है, ये पूछ रहा है, मशीन लर्निंग है। एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या है ना, ये पूछ रहा है। तो ये होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, है ना, ये होता है। अब मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, आपने 10 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, 10 क्वेश्चन देख लिए। अब आप अपने सिलेबस पे जाइए और यूनिट 7 खोलिए, खोलिए मेरे साथ, है ना। यूनिट 7 खोलिए और देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एमिटन एमिटेशन गेम किसका मूल नाम है, पहला क्वेश्चन, ठीक। आपको लग रहा है कि आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन आया है, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। यूनिट 7 खोलिए, नहीं सॉरी, ये यूनिट 7 नहीं, ये साइंस वाली यूनिट का है। यूनिट 9 खोलिए आप, एक सेकेंड, यूनिट 9 ना, आप यूनिट 9 खोलिए, ठीक है, यूनिट 9 खोलिए आप। अब यूनिट 9 में देखिए एक टॉपिक लिखा है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ठीक है। एक टॉपिक लिखा है सोशल मीडिया, ट्विटर क्या है, सोशल मीडिया। एक टॉपिक लिखा है ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के उसने 4 पिलर पूछ लिए। ट्विटर के संस्थापक का नाम पूछ रहा है, जैसे जैक डोर्सी। इमिशन गेम का मूल नाम क्या है, द ट्यूरिंग लैब। मतलब इस वर्ड को आप गूगल में डालेंगे या सर्च करेंगे तो ये सब पहली लेयर के क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस के 4 पिलर पूछ रहा है। जब भी हम ई गवर्नेंस पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके 4 पिलर को ही पढ़ते हैं। बहुत ही साधारण, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये है यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपको कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पढ़ना है, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उस फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में आपको सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर पढ़ना है, मेरी क्वेश्चन से समझ में आता है। अब जब आप सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जान होती है, उनको आपको पढ़ना ही पड़ता है। उसमें से एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इसने यूनिक्स के बारे में इसने पूछा है ना। और यूनिक्स के बारे में पूछ रहा है, इसका केंद्रीय भाग कौन सा है, ठीक है। ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, लेकिन आया कहां से, आप समझ रहे, सिलेबस से। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान पढ़ेंगे, वहां से आया। कुटलेरी कोरेंटली क्या है, तो आप देखिए इंटरनेट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है,
या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, इंटरनेट लिखा है ना आपके इसमें, ये इससे आया है। आपके 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन साइबर अटैक लिखा हुआ है, साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, उससे ये क्वेश्चन आया है। 7वां क्वेश्चन देखिए, फिर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फिर एक क्वेश्चन आया, इंटरनेट से फिर एक क्वेश्चन आया। इंटरनेट आपके सिलेबस में लिखा है क्या? आप देखिए अपना सिलेबस, इंटरनेट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपके सिलेबस में लिखा है क्या? ये वर्ड लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में लिखा है, उसी से क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन देखिए, मतलब आया है जो शब्द सिलेबस में लिखा है उससे तो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखिए, मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब पढ़ने जाते हैं तो उसके कंपोनेंट में मशीन लर्निंग होता ही है, बहुत बेसिक, बहुत साधारण। W33 का फुल फॉर्म पूछना है, वर्ल्ड वाइड कस्टोडियन, मतलब ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, इसमें क्या है अगर आपने सिलेबस पढ़ा था तो, है ना। ये सोशल मीडिया, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, मतलब क्वेश्चन ई गवर्नेंस के 4 पिलर, ये इसमें स्पैमिंग और फिशिंग, इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, है ना। मेरे हिसाब से स्पैमिंग ज्यादा एक्यूरेट आंसर है इसका, लेकिन एमपीपीएससी ने इसको फिशिंग और शायद वायरस साइनिंग ऑप्शन दिया, पता नहीं कैसे दिया उन्होंने, ठीक है। कोरेंटली क्या है? कोरेंटली देखिए, कोरेंटली पे थोड़ा टफ क्वेश्चन इसको मान सकता हूं, क्योंकि कोरेंटली 2010 के आसपास का एक सॉफ्टवेयर है जो सोशल मीडिया पर सर्च करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है ना। तो सोशल मीडिया सर्च इंजन है एक तरीके का कोरेंटली। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब यूनिक्स पढ़ेंगे तो यूनिक्स में जो सेंट्रल पार्ट है कर्नल होता है उसका, ये जब आप पढ़ते हैं पहली दूसरी लाइन में ही आपको ये वर्ड मिल जाता है ना। ट्विटर के संस्थापक कौन है? मतलब आप देख रहे हैं, पहली बात तो सारा का सारा सिलेबस से आया है, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ था उससे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक यूनिट 10 यूनिट है, 100 नंबर का पेपर आता है, 200 मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, 10 यूनिट 10 क्वेश्चन देखिए पहली यूनिट से आ गए। पहली मतलब 9वीं यूनिट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, आपकी साइंस वाली है, उससे आ गए। साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सॉरी उसका नाम है, उससे आ गए, है ना, आ गए, ठीक है। तो आपने देखा 10 क्वेश्चन किससे आए? यूनिट नंबर 9 से आ गए, ठीक है। अब चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, अब ये जो 11वां क्वेश्चन है, अब देखिए आप आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 1 देखिए, प्रीलिम्स का, ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसे नियुक्त किया गया था? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज मतलब आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, तो ब्रह्म समाज सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आप पढ़ना ही था, ये वहां कवर हो जाता है सिलेबस से सीधा क्वेश्चन। दूसरा देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? है ना, जब हम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पढ़ते हैं तो इसमें हम असहयोग आंदोलन को पढ़ते हैं, ये भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, उससे ये क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, आपके सिलेबस में सीधी लाइन लिखी हुई है कि प्राचीन काल और मध्यकालीन इतिहास की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ना है, सीधा मौर्यकाल की प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन आ गया, सिलेबस में लिखा है साफ साफ। अब सिलेबस में लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई उसको। अब यह के.एम. पांडवकर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? अब फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया का सवाल हो गया, और मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में आपके सिलेबस में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन लिखा है, तो उससे ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, आपको भारत का साहित्य भी पढ़ना है, तो भारत के साहित्य में दुर्गेश नंदिनी, भारत का साहित्य दुर्गेश नंदिनी बहुत पॉपुलर किताब है भारतीय साहित्य में, लो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपके सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ सभा और समिति, लिखा है कि नहीं? लिखा है, प्रीलिम्स के सिलेबस में लिखा है भाई साफ साफ सभा और समिति, ये क्वेश्चन आ गया सभा समिति से। आपके सिलेबस में लिखा है संस्कार, उपनयन संस्कार से पूछ लिया। आपके सिलेबस में लिखा है वेद, वेद से और सवाल देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, इस सवाल को थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछा है एमपीपीएससी ने, इसको हम टफ कैटेगरी में रख सकते हैं। सभा समिति कहां लिखा गया, मतलब किस वेद में लिखा गया कि सभा समिति प्रजापति की 2 प्रति है, सभा समिति के बारे में जानकारी मिलती है, किस वेद में मिलती है ना। देखो कितना बेसिक सवाल, कितना बेसिक सवाल। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन देख लिया हमने, 19 का देखिए, अष्टांग योग। अष्टांग योग जब आप षड दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें योग दर्शन भी पढ़ना पड़ता है, और योग दर्शन के 8 प्रिंसिपल है, उसमें अंतरंग साधना के बारे में पूछा है इसने, धारणा होती है अंतरंग साधना, है। मतलब आप देखें कि आपने षड दर्शन पढ़ते हुए जैसे अष्टांग हो गया, उसमें आप जो 8 आपको योग पढ़ना है, योग की विधाएं पढ़नी है, उसमें आप आसानी से इस टॉपिक को पढ़ते हैं और आसानी से कवर करते हैं, ठीक है, आसानी से पढ़ते हैं और इसको कवर करते हैं, मतलब टफ नहीं है। अब देखो गुफा मंदिर, गुफा मंदिर सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहां स्थित है? कैलाश मंदिर कहां स्थित है ये पूछ रहा है ना, को पता है एलोरा में स्थित है। ये कहां से क्वेश्चन आया? ये आप भारत
भारत जब यूनिट 1 पढ़ते हैं तो भारतीय सांस्कृतिक विरासत में स्थापत्य भी पढ़ते हैं, आप कला में स्थापत्य भी पढ़ते हैं, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 10 के 10 क्वेश्चन थे, 11 नंबर से लेके 20 नंबर के क्वेश्चन, ये आपके यूनिट 1 से आए हैं। सेट बी में पहले जो 10 क्वेश्चन है वो है यूनिट नंबर 9 से प्रीलिम्स की, 11 से लेके 20 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो आपके यूनिट 1 से। अब देखिए 21वें क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम लोग, है ना, 21 नंबर का। अब 21 नंबर से 30 नंबर जब के जो क्वेश्चन है वो आपको एमपीपीएससी में यूनिट 2 आपकी दी हुई है, मध्य प्रदेश का इतिहास, उससे मिलेंगे आपको। अब देखिए नर्मदा नदी का साहित्यिक वर्णन कहां मिलता है, मध्य प्रदेश के इतिहास से आया है। बरामीर का जन्मस्थल क्या है, मध्य प्रदेश का इतिहास। स्वतंत्रता सेनानी, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी, साफ साफ सिलेबस में लिखा है। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए सीधा क्वेश्चन है। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल, साफ साफ लिखा है आपके मध्य प्रदेश के सिलेबस में कि आपको धार्मिक पर्यटन स्थलों को पढ़ना है, तो इसको क्यों छोड़ेंगे, मोहन तीर्थ को पढ़ना इजी है। अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, ये पढ़ना है। गम्मत लोक नाट्य, मध्य प्रदेश के लोक नाट्य, लोक संगीत, लोक कला, सबको आपको पढ़ना है। तो ये देखिए गम्मत आया है। पंडित शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था, तो जब आप लोक संगीत पढ़ेंगे तो आप शंकर राव पंडित को भी उसमें कवर करते हैं। थोड़ा सा ये सेकंड लेयर का क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोहवर क्या है। कोहवर ये जो वैवाहिक अनुष्ठान में उपयोग होने वाली एक कला है। कोहवर भित्ति चित्र होता है, ये चित्रकला से संबंधित। तो मध्य प्रदेश की कलाओं में आपको चित्रकला भी पढ़नी है, ये भी वहीं से आया क्वेश्चन। अब कुमारगुप्त दसपुर अभिलेख के संबंध में आया कुमारगुप्त। अब मध्य प्रदेश के इतिहास में कुमारगुप्त और बंधु वर्मन को आप पढ़ते हैं, उनके कंटेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। यशोधर्मन को आप पढ़ते हैं ना, उसके कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन आया कि सौंदर्य अभिलेख के रचयिता कौन थे। आप यहां भी देखें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश से हमें ये 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये और ये, है ना, राजवंश से। ये हमें मध्य प्रदेश की संस्कृति या कहें कला से मिल रहा है, चित्रकला से, ठीक है। ये हमें मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन से क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश के लोक नाट्य से मिल रहा है, मध्य प्रदेश के लोक संगीत से क्वेश्चन मिल रहा है। फिर जो सिलेबस में लिखा है, आप सिलेबस अपने सामने रख के 2024 का प्रीलिम्स का पेपर घर पे जाके ठीक से थोड़ा एनालिसिस करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि पेपर कहां से आता है। और एक चीज और नोटिस करिएगा कि पेपर में बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन अब देखिए ऊपर ऊपर से ही आते हैं। अब ये 31 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब आप जब यूनिट आपकी 7 देखेंगे, यूनिट 7 जब देखेंगे ना, तो ये यूनिट 7 से आया हुआ है, जहां विज्ञान पर्यावरण और स्वास्थ्य आपको पढ़ना है। तो यूनिट 7 में आपको पारिस्थितिक तंत्र आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना, इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। जल प्रदूषण अधिनियम, प्रदूषण आपको पढ़ना है, तो जल प्रदूषण इसमें आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ये आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, वहां से क्वेश्चन आया है। देखो मनुष्य अनुवांशिक रोग आपको पढ़ना है, तो ये देखो गुणसूत्र संख्या 21 ट्राइसोमी पे कौन सा विकार होता है, अनुवांशिक रोग पढ़ना है आपको। जेनेटिक डिसीज पढ़ते हुए ये सबसे बेसिक सवाल होते हैं, पहली लेयर के सवाल हैं ये, है ना। आपको दूसरी तीसरी चौथी लाइन में ये क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत ही बेसिक है। बस आपने सिलेबस के सारे पहलुओं को ठीक से पढ़ रखा है ना। और आप बहुत डेप्थ में मत जाना। आपको सवाल देख के लग रहा होगा कि बहुत डेप्थ में एमपीपीएससी नहीं पूछ रहा है, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए किस दाल का लगातार सेवन करने से कोई रोक दिया वो हो जाता है, तो आहार और पोषण वाला आप चैप्टर देखेंगे तो वहां से एक क्वेश्चन आया है। ओजोन परत की मोटाई, ठीक है, ये प्रदूषण से क्वेश्चन आया है। प्रदूषण, मानव शरीर संरचना आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, वहां से क्वेश्चन आया है। आपके शरीर में लिखा है कि भारत में अंतरिक्षीय उपलब्धियां, वहां से मंगल ग्रह पे गए हम, वहां से देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन। आपके सिलेबस में लिखा है कि हमारे सैटेलाइट उपग्रह से सीधा क्वेश्चन आ गया, है ना, उपग्रह से। तो मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने सिलेबस को ठीक से पढ़ रखा है, आप जब उपग्रह पढ़ेंगे तो पीएसएलवी 37 नहीं पढ़ेंगे क्या? जब भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां पढ़ेंगे या अंतरिक्ष उपलब्धियां पढ़ेंगे तो मंगल ग्रह को नहीं पढ़ेंगे क्या? या मंगल ग्रह पे जो मिशन छोड़ा था हमने उसको नहीं पढ़ेंगे क्या? कब छोड़ा गया? देखिए सवाल 2013 में छोड़ा था, आया सीधा सवाल है। अब इसमें टफ क्या है? आपने पढ़ा ही नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि ये पढ़ना है ना? ना आपको किसी ने बताया था इस तरीके से। अब आपका दिमाग खुलेगा, है ना? आप खुद
एनालिसिस कीजिए। देखिए मेरा एनालिसिस करना अलग होता है, आप खुद बैठ के जब पेपर पेन लेके अपने सिलेबस को साइड में रख के और अपने प्रीलिम्स के पेपर को साइड में रख के एनालिसिस करेंगे ना, तो आपको पकड़ में आएंगी चीजें कि भाई मैं अगर सिलेबस के हर पहलू को ठीक से करके आ जाता तो 65 सवाल तो मैं ऐसे ही बना लेता, एकदम लॉलीपॉप, एकदम इजी सवाल आए, फिर भी मैं 35 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चल रहा हूं, है ना। वो भी बहुत टफ नहीं थे, 10-12 क्वेश्चन कह सकते हैं कि बहुत टफ कैटेगरी में हो सकते हैं, है ना, और कुछ मॉडरेट थे, बाकी इजी क्वेश्चन की संख्या ज्यादा थी। अब देखिए 41 क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक आपकी एक यूनिट है, यूनिट नंबर 8, जिसमें आपको करंट अफेयर पढ़ना है। पहला क्वेश्चन 41 करंट अफेयर का, फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन, फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन, फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन, फिर वैदिक गणित का स्थापित करंट अफेयर, टेस्ट मैच कौन जीता, कितने उससे जीता, लमेटा घाट चर्चा में था, करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये 47 करंट अफेयर का क्वेश्चन। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि सारा का सारा पेपर आप देखिए, दो चीजें नोटिस कीजिए, उसने पहली बात तो हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे हैं और एक यूनिट को पकड़ लिया तो उसने उसको खत्म किया है, बीच में नहीं ब्रेक किया है, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे हैं लगातार। अब देखिए 51 से जब 60 तक जाएंगे तो आप यूनिट 10 जो है आपकी जनजाति, 10 के 10 क्वेश्चन जनजाति से मिलेंगे आपको। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया है ना। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि एमपीपीएससी ने जो कल्याणकारी योजना है उनकी और जो पुरस्कार है, मुझे लग रहा है उसको डिफरेंस नहीं कर पाया वो, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन जनजातियों के पुरस्कार से देखे, लेकिन जब जनजातियों के पुरस्कार को जब हम पढ़ते हैं तो जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं या कल्याणकारी स्कीम के बारे में हमें पढ़ना होता है, लेकिन वहां पुरस्कार की बात नहीं की गई है। तो कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ही पुरस्कार को शायद उसने कंसीडर किया है, तो 2 क्वेश्चन हमें पुरस्कार से देखने को मिले हैं, है ना। आप यहां देखेंगे 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको, अब देख लीजिए, आदिवासी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया गया है, ये क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई सम्मान, जैसा आप जानते हैं। विरहा किस जनजाति महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है, जनजातियों के लोकगीत पढ़ना है ना आपको, तो विरहा को क्यों नहीं पढ़ेंगे। आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना, तो हमने देखा कि जनजातियों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो ये क्वेश्चन आ गया है, सिलेबस में लिखा है ना। ये संस्कृति और लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया गया, जनजातीय पुरस्कार। अब यहाँ जनजातीय संस्थान भी आपके सिलेबस में लिखा है कि जनजातीय संस्थान को पढ़ना है, ये क्वेश्चन जनजातीय कार्य विभाग मतलब जनजातियों के संस्थान से आया है। अब देखिए यहाँ लिखा है जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी, ये क्वेश्चन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी से आ गया। यहाँ जनजातियों के त्योहार भी पढ़ना है, ये क्वेश्चन त्योहार से आ गया। यहाँ जनजातियों की भौगोलिक स्थिति भी पढ़ना है, तो भिम्मा जनजाति की उन्हें भौगोलिक स्थिति पूछ लिया आपसे। यहाँ जनजाति व्यक्तित्व को भी पढ़ना है, तो यहाँ बादल भोई को पूछ लिया व्यक्तित्व में उनने। अब देखिए यहाँ जनजाति नायकों के बारे में भी पढ़ना है हमें, तो जनजाति नायक में उन्होंने टांटिया भील को पूछ लिया, मतलब उनने जो सिलेबस में लिखा है वही आपसे पूछा है। आपकी गलती थी कि आपने सिलेबस को ठीक से कवर नहीं किया या आप उसको ठीक से पढ़ के नहीं गए, है ना। और अगर आपने पढ़ा भी है तो पता नहीं कहां से और कितनी मात्रा में पढ़ा है, शायद आपने बहुत पढ़ लिया। आप देखें मार्केट में यूनिट 9 यूनिट 7 के लिए 300 पेजों की बुक है और आप क्वेश्चन देख रहे हैं कहां से आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल देखिए। आपको लगता है कि ये इनपुट आउटपुट रेशियो ठीक है, आपको 300 पेज पढ़ने चाहिए इसके लिए। मैंने देखा शार्क आशियान और G20 के लोगों ने 20-20 पेज में नोट्स दिए हैं कोचिंग संस्थाओं ने। मतलब आप उसके सिद्धांत, प्रिंसिपल, उद्देश्य, अचीवमेंट्स पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप खुद देखिए कि ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है क्या। आप खुद जो कोचिंग संस्थान है, मैं कहता हूं कि उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए और उनको अपने आप में रिफॉर्म करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो आप उतनी ही लिमिट में बच्चों को दीजिए जिससे बच्चा कंफर्टेबल हो, और एग्जाम को समझने के लिए आप पीएससी को देखिए तो 10, 15, 20 साल के सवाल उठा के देखिए कि वो कहां से सवाल पूछ रहा है, उस हिसाब से अपना मटेरियल बनाइए। मटेरियल में अब मटेरियल बना, इतनी बुद्धि तो है नहीं आप लोगों में, आप तो क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं, इधर का माल उठा के उधर डाल दिया, उधर का माल उठा के उधर डाल दिया, खुद से कुछ बनाया नहीं, पेपर कभी देखे नहीं है। तो जब खुद से कुछ बनाया नहीं, पेपर देखा नहीं, सिलेबस की समझ नहीं है, तो तुम खाक मटेरियल बनाओगे क्या, नहीं बनेगा तुमसे मटेरियल, है ना। तो अगर आपको सच में सही डायरेक्शन में बच्चों को प्रिपेयर करवाना है, तैयारी करानी, तो पहले खुद प्रिपेयर हुई, पहले खुद सिलेबस को समझिए, जानिए, और ये जो कचरा जो मार्केट में फैला रखा है ना, इसको खत्म कीजिए। देखिए अब मैं आपको बता रहा था, हमने यूनिट 10 का देख लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, आपको यूनिट 5 पे आ जाइए, आप पॉलिटी पढ़ना है आपको यूनिट 5 में। अब 61 से लेके 70 नंबर के क्वेश्चन, 70 नंबर तक
पॉलिटी के क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार आपको पढ़ना है, मौलिक अधिकार का क्वेश्चन आ गया। आपको संवैधानिक आयोग पढ़ना है, चुनाव आयोग का क्वेश्चन आ गया। आपको संविधान संशोधन पढ़ना है, संविधान संशोधन का क्वेश्चन आ गया, है ना। आपको पंचायती राज पढ़ना है, ये लो सीधा क्वेश्चन आ गया। आपको ये है महाधिवक्ता, है ना, राज्य का। आपको राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ना है, ये क्वेश्चन आ गया। लो, अटल बिहारी सुशासन संस्थान कहाँ है, मतलब आपको इसमें सुशासन पढ़ना है। और सुशासन पढ़ते समय पहले यही पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में सुशासन आपको पढ़ना है। और सुशासन पढ़ते समय सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में अटल बिहारी सुशासन संस्थान है, जो भदभदा रोड पर भोपाल में स्थित है। पहली लाइन यहीं से शुरुआत होती है। लो, ये क्वेश्चन आ गया। अब सुशासन पे पढ़ लो तुम। सुशासन पे एक कोचिंग ने 10-12 पेज का मटेरियल भी दिया है। क्वेश्चन क्या आया, या ई गवर्नेंस पे इतना मटेरियल दिया है, क्वेश्चन क्या है, उसके पिलर पूछे। और ये आज नहीं पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि एमपीपीएससी ने इस बार ऐसा पूछा है। एमपीपीएससी पिछले 25 साल से ऐसे ही सवाल पूछता है, पर आपने कभी ना ठीक से पेपरों को देखा है ना समझा है, बस इधर से कॉपी करके छाप दिया, उधर 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 वाले ने कॉपी करके इधर छाप दिया। और कोशिश आप लोग ये करते हो कि हमारे मटेरियल से सब आए, तो बच्चों को ओवरलोड देते हो। अरे भाई, 10-12 क्वेश्चन इधर उधर आ भी गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। वो क्वेश्चन तुम्हारा सिलेक्शन ना करा सकते हैं, ना तुम्हारा रोक सकते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल चीजें होती उस पर बच्चे की कमांड होनी चाहिए, है ना। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप बेसिक और फंडामेंटल चीजों को पढ़ेंगे। जब मैं आपकी त्वरित सीरीज चलाऊंगा तो मैं उसके कुछ लेक्चर डालूंगा, और मैं उसमें आपको कुछ टॉपिक को पढ़ाऊंगा, डिस्कस करेंगे हम। और आप देख लीजिए, एमपीपीएससी के आने वाले सवालों को भी देख लीजिएगा और डेट नोट कर लीजिएगा, और जो निकल गए उन सवालों को भी देख लीजिएगा। एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा रेंज से। और आपको 5-5, 6-6 लाइन में मैं एक संस्थान कंप्लीट करा दूंगा। आपके G20 पढ़ाऊंगा 6-7 लाइन में कंप्लीट, आसियान 6-7 लाइन में कंप्लीट, शार्क 6-7 लाइन में कंप्लीट। और क्वेश्चन सारे बनेंगे, डेफिनेटली सारे बनेंगे। कोई चांस ही नहीं कि क्वेश्चन बाहर जाए। क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी के 25 साल के पेपर को घोट रखा है। क्या पूछा है उसने? मेंस का भी प्रोग्राम लाने वाले हैं हम लोग, है ना। मेंस का भी प्रोग्राम लाने वाले हैं, इसमें आपकी आंखें खोलेंगे कि पेपर में क्या आता है। पेपर सिलेबस में बार बार हमारा तो एजेंडा है कि सिलेबस पे आप बच्चे काम करें। सिलेबस 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 हमेशा हर क्लास में मैं कहता रहता हूं आपसे। डे 1 से जो मैंने क्लास चालू करी, मैंने कहा कि सिलेबस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। आपको पढ़ना है, घर बैठ के पढ़ लीजिए, लेकिन सिलेबस को आपको समझना बहुत जरूरी है। आप सिलेबस को समझ गए तो आपकी सफलता का आधा रास्ता आपने वैसे ही तय कर लिया। हाँ, सिलेबस को ही समझना है आपको। और इसी कंटेक्स्ट में हमने बहुत ही शानदार, बहुत ही इनोवेटिव सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम तैयार किया है ना। उसको हमारा प्लान चल रहा है, उसके मैंने 1-2 इंट्रोडक्शन के लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम, है ना। तो आप उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं, अभ्युदय सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पे वो डला हुआ है कि हम सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। आपने अगर उसको ठीक से कर लिया तो आप 60% तो वही सक्सेस हो गए। फिर कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है, सिर्फ चीजों को याद करना है। आपको एक सटीक दिशा, एक सही मेंटरशिप मिल जाएगी। आप मुझसे, मेरी जरूरत भी नहीं, फिर आपको घर बैठे एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन आपको वो सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम एक बार जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। आप उस प्रोग्राम में सिलेबस में लिखे हुए सारे वर्डों के मतलब को समझ जाएंगे, उनकी परिभाषाओं को समझ जाएंगे, ताकि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका इंट्रोडक्शन में, ये जो छोटे क्वेश्चन 2 मार्कर आते हैं उनको सीधा डेफिनेशन पूछ लेता है, उनमें आपको हेल्प होगी, है ना। ऐसे ही प्रीलिम्स का सिलेबस, अब प्रीलिम्स का सिलेबस तो मैं आपको बोल ही रहा हूं कि आप प्रीलिम्स का सिलेबस खोल के रखिए और ये क्वेश्चन पेपर मिलाइए। आपको पता चलेगा कि भाई सिलेबस में जो लिखा है वही तो पूछ रहा है। ये क्या पूछा उसने अलग से? मध्य प्रदेश में सुशासन लिखा है तो सुशासन से क्वेश्चन आ गया, संस्थान पूछ लिया। राष्ट्रपति आपको पढ़ना है, लो राष्ट्रपति का महाभियोग। अटॉर्नी जनरल आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश का, भारत का अटॉर्नी जनरल, वो आ गया। संविधान सभा पढ़ना है, केएम मुंशी आ गए, ठीक है। आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति पढ़ना है, राष्ट्रपति से फिर क्वेश्चन आ गया, ठीक। ये हुआ 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन। ये थे पॉलिटी से। अब देखिए 71 क्वेश्चन से लेके 80 क्वेश्चन अब तुम्हें किसी नए सब्जेक्ट या नई यूनिट के देखेंगे। अब हम देखते हैं कि 71 क्वेश्चन कहां से आया। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल में, तो ये ठीक है, ये यूनिट 6 जो नहीं, ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी से आप जब यूनिट 4 देखेंगे, है ना, मध्य प्रदेश का भूगोल, जब आप यूनिट 4 देखेंगे तो ये सारा, जैसे आपको मध्य प्रदेश के उद्योग पढ़ना है तो भाई उसने बीएचईएल पूछ लिया, इसमें जनसंख्या पढ़ना है मध्य प्रदेश में, लो ये पूछ लिया क्वेश्चन। सिंचाई परियोजना पढ़ना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। कृषि पढ़ना है, गेहूं के बारे में पूछ लिया। सोयाबीन उत्पादन कहां होता है, और उद्योग पढ़ना है, रॉक फॉस्फेट पूछ लिया उसने, है ना। मध्य प्रदेश के भूगोल को पढ़ना है तो ये स्कारप्लैंड, विंध्यन स्कारप्लैंड पूछ लिया।
वनोपज पढ़ना है तो बांस पूछ लिया, बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, काली मिट्टी का निर्माण कब कैसे होता है, किस चट्टान से होता है, काली मिट्टी पढ़ना है। और मध्य प्रदेश में वर्षा कहां से होती है, मध्य प्रदेश में वर्षा भी तो पढ़ना है आपको भाई, ये भी सिलेबस में लिखा हुआ है वर्षा, तो ये वर्षा से क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब जो आपके सिलेबस में लिखा है ना वहीं से क्वेश्चन आए, बस मैं बार बार आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मेरे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं साइड में आपको सिलेबस लगा के और यही कंपेयर करके बता देता कि ये देखो, है ना। ये इतनी मेहनत आप कर लेना, आप अपने सिलेबस को सामने रख के देख लेना, मिला लेना, ठीक है। और कुछ गलती हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए 81 से लेके 90 नंबर के क्वेश्चन अब कौन से सब्जेक्ट के हैं, अब है भूगोल, भारत के भूगोल के। अब भारत के भूगोल में आपको पढ़ना है चक्रवात, लिखा हुआ है भारत के प्रमुख चक्रवात, लिखा है आपके सिलेबस में भारत के प्रमुख चक्रवात। अरे 10-12 चक्रवात ही तो है प्रमुख प्रमुख, पढ़ लो, याद कर लो, इसमें क्या है, ये पढ़ के जाते तो इजी बन जाता। जनगणना पढ़ना है, ये जनगणना का क्वेश्चन। ये पहाड़ियां पढ़ना है, पर्वत और पहाड़ पढ़ना है ना आपको, ये लो पर्वत और पहाड़ से क्वेश्चन, ठीक है। नदियां पढ़ना है, नदियों से क्वेश्चन। इसमें आपको खनिज पढ़ना है भारत में, ये खनिज से क्वेश्चन। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और नोटिस कीजिए, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे हैं एमपीपीएससी ने। तो जब हम प्रॉपर तरीके से क्लासेस चालू करेंगे, त्वरित सीरीज चालू करेंगे, तो हम आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे मैं आपको खनिज पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको खनिज पढ़ाते हुए ये भी बताऊंगा कि एमपीपीएससी ने पिछले सालों में क्या ट्रेंड रहा है, किस तरीके के खनिज से क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप जैसे नदियां हैं तो नदियों से किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है एमपीपीएससी, वो बताऊंगा। जब मैं मिट्टी पढ़ाऊंगा तो मिट्टी से किस नेचर के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ रहा है मैं वो भी बताऊंगा। तो टॉपिक को सिर्फ पढ़ाऊंगा ही नहीं कि मैंने त्वरित सीरीज में आपको शार्क पढ़ा दिया, शार्क पढ़ाते हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन से एमपीपीएससी ने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे मैं आपको ये भी बताऊंगा, है ना, ताकि आपको उस टॉपिक को पढ़ने की अप्रोच या कहें कि एक दिशा तय कर सके कि आप इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सब एमपी से हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो है 91 से 100 नंबर के क्वेश्चन। अब आपका एक ही टॉपिक बचा हुआ है और वो है यूनिट नंबर 6, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो ये जो 10 के 10 क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 6 से हैं। जीआई टैग, देखिए आपको आईपीआर पढ़ना है ना, बौद्धिक संपदा अधिकार, जीआई टैग आ गया आपको, ये भी जीआई टैग से क्वेश्चन आ गया। एसडीजी पढ़ना है आपको, ये एसडीजी से क्वेश्चन आ गया, सस्टेनेबल गोल। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ, भाई G20 आपको पढ़ना है। G20 के 10 पेज आपको दे दिए किसी ने, कोचिंग संस्थान ने। सवाल देखिए क्या आया कि पहला शिखर सम्मेलन क्या हुआ, यही तो क्वेश्चन आएगा। अब शार्क ऑर्गेनाइजेशन है, शार्क से क्या क्वेश्चन बनाएगा, शार्क से 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए मैं बताऊं क्या बन सकते हैं। शार्क से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि शार्क का मुख्यालय कहां है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि शार्क की पहली बैठक कहां हुई है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि शार्क के मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं। चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि अफगानिस्तान जो सबसे लास्ट में जुड़ा था वो कब जुड़ा, या कौन सा देश है जो सबसे लास्ट में शार्क में जुड़ा। और क्या क्वेश्चन बनेगा, और बन सकता है कि जो शार्क में एक मध्यस्थता परिसर है उसका मुख्यालय कहां है, अगर टफ पूछा तो। शार्क यूनिवर्सिटी है एक, जिसे मुख्यालय आप देखेंगे मध्यस्थता परिसर का पाकिस्तान में है, शार्क यूनिवर्सिटी भारत में है। ये 5-6 क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। देखो G20 से भी वही सवाल आया, लेकिन आप चंपक चाचा की जब किताबें पढ़ेंगे तो 15 पेज में 10 पेज में शार्क पढ़ा देगा वो आपको, है ना। 10-10 12-12 स्लाइडों में शार्क पढ़ा रखा है लोगों ने। नहीं आएगा क्वेश्चन आप देखिए। और ये इस साल का पेपर देख के नहीं बता रहा हूं मैं, आप तो खुद देखिए ना 15 साल के 20 साल के पेपर, आपको खुद पता चलेगा कि क्या पढ़ना है। अब देखिए, अब ये देखिए ये क्वेश्चन तो एसएलआर का रेट पूछ रहा है 2007 में। अब 2007 में कोई एसएलआर का रेट कैसे याद रखेगा, ठीक है। ये जीडीपी में बाहर ऋण का अनुपात कितना था ये पूछा है, 18.6 है इसका आंसर, है ना। मध्य प्रदेश में कारखाने कितने हैं, है ना, मध्य प्रदेश में, है ना। तो इसमें आपको मध्य प्रदेश के उद्योग भी पढ़ना है। तो इसमें अब ये तो खैर इकोनॉमिक सर्वे जो आपका आया था ना उससे लिया हुआ डेटा है, ये तीनों डेटा उसी के हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे कवर हो जाते हैं वहां, ठीक है। अब देखिए क्या पढ़ना है आपको, ये प्रति व्यक्ति आय, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का है क्वेश्चन। ये स्कीम पूछ ली इसने, उन्नति किसके लिए है ना, समग्र शिक्षा अभियान, तो ये भी आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जब आप शिक्षा वाला सेक्शन देखेंगे, मैं आपको लाइन पढ़ के बताऊं कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या और मानवीय संसाधनों का विकास, उसमें शिक्षा पढ़ना है। तो देखिए शिक्षा से उसने एक अभियान के बारे में पूछ लिया, ठीक है,
परियोजना पढ़ना है आपको, तो परियोजना से एक ये क्वेश्चन सीधा सा आ गया, ठीक है। ये कृषि के लिए जो परियोजना है उससे एक क्वेश्चन आ गया। तो आप देख रहे हैं मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे हैं एमपीपीएससी ने, लगातार पूछे हैं, और क्वेश्चन बहुत डेप्थ में जाके नहीं पूछे हैं। अगर सिलेबस पे आपकी पकड़ है, सिलेबस को आप ठीक से जानते हो, सिलेबस के हर पहलू को आपने समझ रखा है, तो आप इन क्वेश्चंस में से लगभग 60% क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक तरीके से बना सकते थे, है ना। 60% क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मतलब कम से कम एक आपको कॉन्फिडेंस तो रहता, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाते हैं सिलेबस। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि योजनाओं से आ जाते हैं, स्कीम से आ जाते हैं, है ना, तो उसमें भी आपने जो इधर उधर पढ़ा रहता है उससे मैनेज हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं जो किसी से नहीं बनते, तो वो भगवान भरोसे होते हैं, तो उसमें आप भी तुक्का लगा सकते हो, उसमें भी आपकी 25% ठीक होने की प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो 20 क्वेश्चन में से तो 5 आपके ठीक हो ही जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो आपको क्या है, आपको, मेरा कहने का मतलब है आपको कमांड करनी है बेसिक पर, फंडामेंटल्स पर। अगर आपकी बेसिक पर, फंडामेंटल्स पर कमांड होगी तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा, है ना। तो जब हम त्वरित सीरीज चालू करेंगे, कल से हमारे लेक्चर आना शुरू होंगे। इसमें मैं देखता हूं, डिजाइन करता हूं कि पहला लेक्चर कौन से टॉपिक पे ले रहा हूं। तो इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, जैसे मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूं, हम शार्क का एग्जांपल ले लेते हैं, आसियान का ले लेते हैं, G20 का। तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा ना आपको, तो मैं उसको किस अप्रोच से आपको पढ़ना चाहिए एमपीपीएससी के लिए, ये जरूर बताऊंगा, है ना, ताकि आप इधर उधर भटके ना। आप कोचिंग मटेरियल, जैसे आप इंटरनेट पढ़ें, अब इंटरनेट समुंदर है पढ़ने को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पढ़ें, समुंदर है पढ़ने को, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान लिखा है उसमें, समुंदर है पढ़ने को। पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर देख के आपको अंदाजा लगता है कि आपको किस डेप्थ में जाके, किस गहराई में जाके पढ़ना है ना। आपसे सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन के बारे में पूछ रहा है, कितना बेसिक क्वेश्चन है। आपसे ट्विटर के संस्थापक के बारे में पूछ रहा है, कितना बेसिक। वो सुशासन लिखा है सिलेबस में, सुशासन के 4 पिलर पूछ रहा है, कितना बेसिक क्वेश्चन है। वो मध्य प्रदेश में सुशासन के संबंध में अटल बिहारी सुशासन संस्थान कहां स्थापित है, इसके बारे में पूछ रहा है। मध्य प्रदेश की लोक कला के कंटेक्स्ट में देखें तो विरहा संगीत, जो कला है विरहा, उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब आप जनजाति, भौगोलिक जनजाति, जनजातियों की भौगोलिक स्थिति पढ़ना है तो भिम्मा जनजाति के बारे में पूछा, स्वतंत्रता सेनानी पूछा है, व्यक्तित्व के बारे में पूछा है, बादल वही पूछा उसने, टांटे मामा पूछा। मतलब जो लिखा है वही पूछा है। आपने या तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया है जिसकी वजह से आपको याद नहीं रहा, आप किसी के दबाव में आकर, है ना, कोचिंग की कि भाई मार्केट में हाइप चल रही है, उसकी वजह से। आप याद रखें, आप सिंपल सा है, एमपीपीएससी का एग्जाम बहुत सरल होता है, बहुत सिंपल एग्जाम है। और एमपीपीएससी ने भी प्रदीप्ति नाम का एक उनका आपको यूट्यूब पे एक वो मिल जाएगा वीडियो, है ना, 8-10 मिनट का है। उसने एमपीपीएससी की प्रक्रिया के बारे में बताया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो उसने बताया है कि हम जो है ना बार बार बच्चों को कहते हैं कि सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए, सिलेबस से पढ़ाई कीजिए, सिलेबस से पेपर बनता है। और मैंने तो आपको प्रूफ दिखा दिया भाई, सिलेबस से ही पेपर बनता है। आप तो घर जाके 4 अपने टीचर से चेक करा लो, सिलेबस से ही पेपर आता है। मेंस का, अभी मेंस का डिस्कशन करूंगा मैं कल से, आप देखना, आपको पता चलेगा कि मेंस तो भाई और लॉलीपॉप है, उसमें तो कुछ है ही नहीं मेंस में। तो उसमें तो घर बैठे तुम क्वेश्चन बना लो, 80% तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें तो और भी कुछ नहीं है। प्रीलिम्स में तो थोड़ा बहुत इधर उधर फैल जाती हैं चीजें, है ना, प्रीलिम्स तो और सरल हो जाता है ना, सॉरी मेंस तो और सरल हो जाता है। तो यही हमारा डिस्कशन हम एंड करते हैं, है ना। और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस को, त्वरित सीरीज को, है ना, जिसमें हम टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे एक क्रमबद्ध तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।